कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 5th पार्ट अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इथेनॉल, इथेनोइक एसिड के बारे में और सोप्स एंड डिटर्जेंट। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स इथेनॉल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इथेनॉल के बारे में। आगे हम लोग इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के रिएक्शन पर। तो इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। इसको हम लोग इथाइल अल्कोहल कहते हैं, कॉमन नेमिंग, या फिर सिर्फ अल्कोहल कह सकते हैं। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कैसा होगा? कलरलेस होता है। इसका स्मेल जो होगा प्लेजेंट होगा। टेस्ट बर्निंग होगा। टेस्ट कैसा होगा? बर्निंग टेस्ट। ये जो लिक्विड है इथेनॉल, ये वोलेटाइल लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे 78 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल में देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। ये OH जो ग्रुप है इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से ये पानी में सॉल्युबल होगा। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसकी नेचर की बात करते हैं तो इसका जो नेचर होगा वो न्यूट्रल होगा। नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल। ना एसिड होगा ना बेस होगा। जब एसिड बेस होगा ही नहीं तो लिटमस पेपर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, अब इसके हम लोग बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं ध्यान से। ठीक है, फर्स्ट है आपका कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब क्या होता है? बर्निंग। कंबस्शन का मतलब क्या होता है? बर्निंग, जलाना। ठीक है, तो इथेनॉल बर्न करेगा क्लियर फ्लेम के साथ। कैसे बर्न करेगा? क्लियर फ्लेम के साथ, और बहुत ज़्यादा हीट देगा। तो इथेनॉल को जलाएंगे, बर्न करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ये पहले भी बताएं आपको कि कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट मिलता है। अगला केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। तो यहाँ पर दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी एक का करना है। पहला है आपका अल्केलाइन KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। KMnO4 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट। और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7 को क्या कहते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जब इथेनॉल हमारा रिएक्शन करेगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? ये ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इथेनॉल में एक ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या बन गया हमारा? इथेनोइक एसिड। क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। ठीक है, और साथ साथ वाटर निकल रहा है। अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन है, KMnO4 प्लस NaOH। इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन। और डाइक्रोमेट क्या हो गया? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 मिल करके कहलाता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये है हमारा ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। ये क्या होता है? एटॉमिक ऑक्सीजन है जिसको फ्रेशली जनरेट किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन देखेंगे इथेनॉल का। इथेनॉल में देखिए CH3CH2OH, CH3CH2OH, सोडियम मेटल आया, इसका रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पर क्या होगा ना कि इथेनॉल जो है, इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग। तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से H जो है ये निकल जाएगा। निकल के क्या बनाएगा? H2 गैस। ठीक है, और ये जो Na है यहाँ पर आकर के इसके साथ ऐड हो जाएगा, और ये क्या बनाएगा? सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड CH3CH2O- इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अल्कोहल के टेस्ट के लिए, मतलब इथेनॉल के टेस्ट करने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। करते क्या है उसमें कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ड्राई टेस्ट ट्यूब, इथेनॉल डालते हैं। इथेनॉल डालने के बाद उसमें छोटा सा स्मॉल पीस सोडियम मेटल का डाल दिया जाता है।
जब स्मॉल पीस डालेंगे तो बहुत तेजी के साथ उसमें इफर्वेशंस होगा। इफर्वेशन मतलब बुदबुदाहट, ठीक है, बुदबुदाहट होगा। क्यों होगा? एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस की वजह से। तो हाइड्रोजन गैस वहां से निकलेगा। हाइड्रोजन गैस को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब के माउथ पर स्प्लिंटर लगा दें, ठीक है, स्प्लिंटर लगा देंगे। तो स्प्लिंटर लगा देंगे तो हाइड्रोजन गैस जब बर्न करेगा तो साउंड निकलेगा, पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो स्प्लिंटर लगाने के बाद जब पॉप साउंड आ रहा है तो इसका मतलब क्या निकल रहा है वहां पर? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, वही है टेस्ट ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी, जानते ही हैं सब, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? बॉडी से पानी निकल रहा है। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा? डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि इथेनॉल जो है इसके अंदर से पानी निकालेगा। कौन निकालेगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कौन निकालेगा? कंसंट्रेटेड H2SO4। और डिग्री भी याद रखेंगे, 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से जब पानी निकला, पानी निकालो तो क्या होगा? OH है, हमको पानी बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन ले लिए, एक हाइड्रोजन मान लो इसका ले लिया, यहाँ से OH ले लिए, तो H2O बन गया। अब मेरे पास बचा क्या? बचा क्या? बचा CH2 और CH2। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? इथीन। क्या बनेगा? इथीन, ठीक है। अब अल्कोहल के लिए टेस्ट क्या क्या है? तो सोडियम मेटल टेस्ट, जो भी पीछे हम लोग देखें। और दूसरा होता है ईस्टर टेस्ट, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, अभी इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। यूजेज ऑफ इथेनॉल। यूजेज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? तो सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एज ए सॉल्वेंट। ये डिजोल्व करेगा, डिजोल्व सब्सटेंस इन परफ्यूम, पेंट्स एंड मेडिसिन, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे फ्यूल के जैसा, जैसे बायोफ्यूल के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोफ्यूल। और ब्लेंडेड विथ पेट्रोल, इसको पेट्रोल के साथ मिला करके भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि इमिशन कम हो। थर्ड है अल्कोहलिक बेवरेज, लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाइन, बियर, विस्की, ये सारी चीज़। अगला है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे हैंड सैनिटाइजर में इस्तेमाल करते हैं, कटने छटने पर इस्तेमाल किया जाता है एंटीसेप्टिक के तौर पर। कॉस्मेटिक में ये यूज़ किया जाता है, परफ्यूम में, डिओड्रेंट में, लोशन में, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। लैब में इस्तेमाल करते हैं DNA एक्सट्रैक्शन के लिए, स्प्रिट लैम्प के लिए, ठीक है। केमिकल मैन्युफैक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड, ठीक है, एंड ईस्टर, ये केमिकल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। प्रिजर्वेटिव्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके हार्मफुल इफेक्ट को देखते हैं हम लोग, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं? आप जानते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट को? बहुत सारे लोग जानते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम पे ये इफेक्ट करेगा, नर्वस सिस्टम को, ब्रेन के फंक्शन को ये स्लो डाउन कर देता है। ब्रेन के फंक्शन को क्या करेगा? स्लो डाउन कर देगा, जिसकी वजह से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर लैक छोड़ दिया लगता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पुअर जजमेंट, ठीक है। ब्रेन के फंक्शन को ये स्लो कर देगा, जिसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन होगा ब्रेन और हाथ पैर के बीच में वो ठीक से नहीं होगा, कमी हो जाएगा कोऑर्डिनेशन में, जिसकी वजह से जजमेंट नहीं कर पाता है इंसान। लीवर डैमेज करेगा, ठीक, ज़्यादा कंजप्शन कोई करता है तो उससे, उसकी वजह से क्या होता है? उसका लीवर खराब हो जाता है, उसको एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं सीरियोसिस। थर्ड हार्मफुल इफेक्ट एडिक्शन, अल्कोहलिक हो जाएगा वो, एडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। बिना उसके उसको फिजिकल और मेंटल काम करने में मज़ा ही नहीं आएगा, मन ही नहीं लगेगा, डिपेंडेंट हो जाएगा पूरे तरीके से उसी पर। जब तक पिएगा नहीं तब तक करेगा नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से सोशल इशू और हेल्थ इशू दोनों आते हैं। फोर्थ है इफेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, जो भी हमारे पास वाइटल ऑर्गन्स है उसको ये डैमेज करेगा, जैसे हार्ट, किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सबको इफेक्ट करेगा। फिफ्थ बिहेवियरल इशू, बिहेवियरल इशू आएगा, ठीक है, तुरंत में गुस्सा हो जाएगा, डिप्रेशन में रहेगा, डिसीजन लेने में उसको दिक्कत होगा, इम्पेयर्ड होगा। वीकेंस इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, बीमारी से लड़ने का ताकत उसकी बॉडी में कम हो जाएगा। रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट करने का रिस्क रहेगा। इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन है जिसकी वजह से वो रोड पर डोलता है, हिलता है, ठीक है,
क्यों? कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, उसका पैर, उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। अब आते हैं हम लोग डीनेचर्ड अल्कोहल की तरफ। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? देखिए, इथेनॉल में या इथाइल अल्कोहल में अगर उसमें हम लोग कुछ पॉइजनस सब्सटेंस को मिला दें ताकि वो पी ना सके, जहरीला बना दें, ठीक है, इस पॉइजनस सब्सटेंस जैसे मिथेनॉल, पैराडीन, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो अल्कोहल पीने के लायक नहीं रहता, वो पॉइजनस हो जाता है। मतलब क्या है कि इथाइल अल्कोहल पीने के लायक ना रहे, उसमें उसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, कुछ स्मॉल पॉइजनस सब्सटेंस मिलाकर उसको पीने के लायक नहीं छोड़ना, उसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। अब आते हैं हम लोग इथेनोइक एसिड की तरफ। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड क्या होता है? इसका केमिकल फार्मूला CH3COOH, ठीक है, इथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। पीछे पढ़ चुके हैं ना, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक, मिथेनोइक, ये सब पढ़ चुके हैं। CH3COOH, ये क्या है? इथेनोइक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। इसका स्मेल कैसा होगा? तो स्ट्रॉन्ग स्मेल होगा, विनेगर के जैसा। टेस्ट श्योर होगा, खट्टा होगा। सॉलिबिलिटी, पानी में घुल जाता है। एसिड को देखें ना, विनेगर क्या होता है? पानी में घुलता है, तो ये भी पानी में घुल जाएगा पूरे तरीके से। इसका बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस, 118 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट, देखो फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या होता है? बिलो 16.60 डिग्री सेल्सियस, बिलो 16.6 डिग्री सेल्सियस ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, आइस के जैसा दिखने लगता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। 16 डिग्री टेम्परेचर से नीचे आ जाएगा तो ये जम जाएगा, आइस के जैसा दिखने लगेगा, इसीलिए इथेनोइक एसिड को कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग रिएक्शन पर, इथेनोइक एसिड के रिएक्शन पर। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन को। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? जब इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम होता है ईस्टर। इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में? थोड़ा सा H2SO4 एसिड मिलाएंगे, H2SO4 एसिड मिलाएंगे इसमें कुछ ड्रॉप को। तो ये मान लीजिए आपका एसिड है, ये तो एसिड है, इथेनोइक एसिड, ये बेस के जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? बेस के जैसा। ठीक है, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है आपस में तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। ठीक है, ये सॉल्ट बनाता, तो यहाँ पर तो ये बेस है लेकिन एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? देखिए, ये वाला OH और ये H मिल करके क्या बना दे रहा है? याद रखने का तरीका, ये H2O बना दे रहा है, H2O। बाकी जो बचा मिला के लिख दीजिए, ये याद करने का तरीका है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन इसी तरीके से हो रहा है, ये सिर्फ याद करने के लिए बताया जा रहा है कि इथेनोइक एसिड याद कीजिए, इथेनॉल याद कीजिए। इथेनॉल में से OH और एसिड का H मिला करके H2O निकाल दीजिए, बाकी जो बच गया वो सब एक साथ लिख दीजिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया? ईस्टर बन गया। क्या बन गया? ईस्टर। CH3COO CH2CH3। ठीक है, ये ईस्टर बन गया। नेक्स्ट हमारा है सेप्टोनिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रही है? जो ईस्टर बना ऊपर में, इसको किसी अल्कलाई के साथ रिएक्ट करवाता है। अल्कलाई क्या लिए यहाँ पर? NaOH। अल्कलाई क्या लिए? NaOH, जो कि हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब लिए, रिएक्शन करवा रहे हैं ईस्टर के साथ, ये जो ईस्टर था ऊपर बना था वही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? तो सॉल्ट बनेगा, एक सॉल्ट। क्या बनेगा? सॉल्ट, जिसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। सोडियम सॉल्ट बना जिसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। तो ईस्टर रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, क्या बनाएगा? सोडियम एसीटेट, और साथ साथ अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल निकलेगा। अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा, इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनाएगा? सोडियम सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट बनाएगा। वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट। सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट, ये भी क्या है? वही है, सेम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग
अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो डिटर्जेंट्स का मतलब होता है क्लीनिंग एजेंट। डिटर्जेंट्स का मतलब क्या होता है? क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट है। तो डिटर्जेंट एक तरह का सब्सटेंस हुआ जो रिमूव करेगा डर्ट को, पानी के साथ घुल करके मिल करके क्लीनिंग एक्शन दिखाएगा। ठीक है। तो सोप भी हमारा एक तरह का क्या है? डिटर्जेंट ही है। सोप भी क्या है? डिटर्जेंट ही है। डिटर्जेंट दो टाइप के होंगे, एक होगा सोपी डिटर्जेंट जिसको नॉर्मली सोप्स कहा जाता है, और दूसरा होता है नॉन सोपी डिटर्जेंट जिसको डिटर्जेंट कहते हैं, सोपलेस सोप है। ठीक है। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं सोप के बारे में। सोप्स क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होगा, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये भी जो हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग कि CH3COONA, ये पढ़े हैं अभी। ये क्या है? ये भी तो सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, लेकिन इतना छोटा सॉल्ट यहाँ नहीं होगा। सोप में क्या होगा? कार्बन के लंबे चेन होंगे, बड़े बड़े चेन होंगे। देखिए यहाँ पर C17H35COH, C15H31COH, C17H33COH, इतने लंबे लंबे चेन होंगे कार्बन के। ठीक है। तो सोडियम सॉल्ट जो होगा फैटी एसिड का, वो हार्ड सोप्स होगा, हार्ड सोप। और जो पोटेशियम सॉल्ट होगा वो सॉफ्ट सोप कहलाता है। अब हार्ड सोप क्या? हार्ड सोप जो घर में आप हम लोग इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, धोने के लिए, ठीक है, वो क्या है? लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, वो सब क्या है? हार्ड सोप। हार्ड सोप। और सॉफ्ट सोप्स क्या होगा? जैसे हैंड वॉश इस्तेमाल करते हैं, हैंड वॉश लिक्विड फॉर्म में या जेल फॉर्म में, ये हो गया आपका सॉफ्ट सोप्स। ठीक है। सोप्स में क्या होगा? लार्ज हैज अ लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, एक बड़ा सा नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन का ग्रुप होगा, और आयनिक ग्रुप भी होगा जो CO-Na+, ये दो ग्रुप होगा सोप में। ये जो ग्रुप है COO-Na+, इस ग्रुप को कहते हैं हाइड्रोफिलिक ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। और ये जो ग्रुप है ये वाटर लवर होगा। ठीक है। पानी से प्यार होगा इसको। ठीक है। और ये जो ग्रुप है, लंबा सा चेन जो हमारा बन रहा है, इसको इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है। लंबे जो C17 था ना, उसको इस तरीके से दिखाया गया। ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसको पानी से डर लगता है। पानी से क्या लगता है? डर। ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है। तो दो तरह का ग्रुप बना हमारा सोप में। प्रिपरेशन ऑफ सोप्स। सोप को प्रिपेयर करते हैं हम लोग हीट करके, ऑयल या फैट, चाहे वो वेजिटेबल का हो या एनिमल्स का हो, उसको हीट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ हीट करके हम लोग क्या करते हैं? सोप बनाते हैं। तो फैट्स के अंदर में ट्राइग्लिसराइड होता है। ये फैट्स के अंदर में क्या है? ट्राइग्लिसराइड। ये जो है रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमारा क्या बनेगा? सोप बनेगा। ये C17H35COONA, ये सोप बनेगा। ठीक है। इस तरीके से सोप को बनाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सोप वर्क्स। सोप सोप जो है सॉफ्ट वाटर के साथ तो अच्छा तरीके से काम करेगा, लेकिन हार्ड वाटर के साथ वो कम इफेक्टिव होगा। हार्ड वाटर के साथ कम इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि वो स्कम बना लेता है, स्कम। कैल्शियम, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, तो उसके आयंस के साथ मिल करके ये क्या बना लेगा? स्कम बना लेता है सोप। ठीक है। मैल जैसा वो प्रेसिपिटेट बना लेता है, समझिए। ठीक है। वो बना लेता है, स्कम बना लेता है, जिसकी वजह से अच्छा से काम नहीं करता हार्ड वाटर में। सोप लेकिन बायोडिग्रेडेबल होता है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है। अब आते हैं हम लोग डिटर्जेंट की तरफ। डिटर्जेंट डिटर्जेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फ्योनिक एसिड का सॉल्ट होगा ये। बेंजीन सल्फ्योनिक एसिड का ये सॉल्ट होगा। ठीक है। सोडियम सॉल्ट होगा। बेंजीन सल्फ्योनिक एसिड का ये सोडियम सॉल्ट होगा। ठीक है। क्या होगा? बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होगा। ठीक। सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फ्योनिक एसिड, इसका क्लीनिंग प्रॉपर्टी है वाटर के साथ। तो डिटर्जेंट के भी नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप होंगे और आयनिक ग्रुप होंगे। जैसे सल्फोनेट ग्रुप, आयनिक ग्रुप कौन होगा? सल्फोनेट, SO3-Na+। सल्फेट ग्रुप SA4-Na+। ठीक है। ये एग्जांपल्स है सोडियम एंड डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम एंड डोडेकाइल सल्फेट। अब इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं।
प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, डिटर्जेंट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे बनाते हैं हम लोग। तो हाइड्रोकार्बन जो पेट्रोलियम से मिलता है उसको रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। हाइड्रोकार्बन जो पेट्रोलियम से मिलता है उसको रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक सोडियम सॉल्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम सॉल्ट में। इसी सोडियम सॉल्ट को ही डिटर्जेंट कहा जाता है। यहाँ देखिए ये जो है ये आपका बन रहा है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट बन रहा है और ये एक लंबा चेन है कार्बन का और ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो सोडियम एन डोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट या बेंजीन या सोडियम एन डोडिकाइल सल्फेट। प्रॉपर्टी क्या है डिटर्जेंट का, तो ये जो है ना डिटर्जेंट हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये स्कम नहीं बनाता। हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ मिलकर के ये स्कम नहीं बनाता, तो ये दोनों में इफेक्टिव होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। लेकिन कुछ मॉडर्न डिटर्जेंट अब बायोडिग्रेडेबल बनने लगे हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस सोप, डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो सोप क्या है, बता चुके हैं डेफिनेशन कि सोडियम पोटेशियम का सॉल्ट है या फैटी एसिड्स है, ठीक है। सिंथेटिक क्लीनिंग डिटर्जेंट क्या है बाबू, तो सिंथेटिक क्लीनिंग एजेंट मेड फ्रॉम पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स, पेट्रोलियम के डेरिवेटिव से बनाए जाते हैं। दूसरा डिफरेंस, मेड फ्रॉम नेचुरल ऑयल और फैट्स एंड एन अल्कलाई, ये नेचुरल ऑयल और फैट से बनता है। ये किससे बनेगा, केमिकल से बनेगा, मेड फ्रॉम केमिकल्स लाइक अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। थर्ड, ये लेस इफेक्टिव इन हार्ड वाटर्स, और ये डिटर्जेंट दोनों में अच्छा काम करेगा, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में। फोर्थ, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। सोप क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली होता है, जबकि डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है सोडियम स्टेरेट, इसका एग्जांपल सोडियम डोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। अब हम लोग चलते हैं इसके क्लींजिंग एक्शन, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। देखिए क्लींजिंग एक्शन कैसे हो रहा है, ये सफाई कैसे कर रहा है, इसको डिस्क्राइब करने आता है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। इसको देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये हमारा इस तरीके का फॉर्म है और यहाँ पर COO माइनस Na+ बना, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक, पीछे बता है हाइड्रोफिलिक। और ये जो पार्ट होता है, लंबा जो चेन होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब क्या होता है, डर लगना, डरने वाला। तो इसको पानी को ये हेट करता है, वाटर को क्या करता है, ये हेट करता है। और ये क्या है, वाटर को लव करता है, ठीक है, वाटर के साथ अट्रैक्ट होता है। तो ये जो पार्ट है, इस तरीके का जो पार्ट है ना, ये जो हेड है गोल वाला, ये आपका हाइड्रोफिलिक है, वाटर लव्स, वाटर लवर, ठीक है। और ये इसको पानी से डर लगता है, नीचे वाला पार्ट को। तो जो वाटर को प्यार करता है वो पानी के साथ घुल जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो हेड है वो पानी के साथ घुल जाएगा, जबकि ये नीचे वाला जो टेल है इसका, इसको पानी से तो डर लगता है, तो ये पानी से दूर भागना चाहेगा। कहाँ भागेगा, दूर भागना चाहेगा। दूर कहाँ जाएगा, हमारे कपड़ों में कोई डर्ट वगैरह लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है, तो वहां पर ये चला जाएगा, क्योंकि जहाँ ऑयल है या जहाँ पर ग्रीस है वहां पर पानी का मात्रा कम होता है, अमाउंट कम होता है, तो वहाँ चला जाएगा। तो जब वहाँ जाएगा तो इस तरीके से एक सर्किल बनाएगा, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से बनाएगा पहले। और उसके बाद ये पूरा जो डर्ट वाला है, ये जो पार्ट है, ये ग्रीस वाला पार्ट है, यहाँ जाके सारे एक स्ट्रक्चर बना लेगा, सर्किल के जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं मिसल। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मिसल। ये मिसल बना लेगा। और जब कपड़े को हम लोग खूब पीटेंगे, धोएंगे, उठा पटक करेंगे कपड़े को, तो ये क्या हो जाएगा, पानी के साथ अलग हो जाएगा। ये तो पानी के साथ, हेड जो है आपका पानी के साथ मिला हुआ है, ठीक है, और ये डर्ट को पकड़े हुआ है। तो जब हम लोग कपड़े को खूब पीटेंगे, उठा पटक करेंगे, कपड़े को धोएंगे बढ़िया से, पटक पटक के, तो ये क्या होगा, पानी के साथ ये निकल जाएगा। ये डर्ट को पकड़े हुआ है, ये मिसल जो बनाया ये डर्ट को पकड़े हुआ है, ग्रीस को पकड़े हुआ है, इसको कपड़े से निकाल लेगा, साथ में पानी के साथ निकल गया बाहर, तो कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। देखिए क्लींजिंग एक्शन जो है आपका, लिख भी दिए हैं आपको, रिटन फॉर्म में भी है क्लींजिंग एक्शन कैसे काम कर रहा है। तो सोप और डिटर्जेंट दोनों के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक। जब सोप और डिटर्जेंट को हम लोग पानी के साथ ऐड करते हैं, इट्स हाइड्रोफोबिक टेल अटैच टू ऑयल और ग्रीस, while hydrophilic heads remains in water,
हाइड्रोफिलिक हेड्स क्या होता है, पानी में ही रहता है। दिस फॉर्म्स टीनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मैसल। ये छोटा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको मैसल कहते हैं। ऑयल और ग्रीस को ये ट्रैप करके रख लेगा सेंटर पर, और उसके चारों ओर क्या रहेगा, हाइड्रोफिलिक हेड्स रहेगा। तो मिसल कीप द ग्रीस, ग्रीस को पकड़े रहेगा सस्पेंडेड इन वाटर, और वाटर के साथ निकल जाएगा, जो धोने पर, खंगालने पर, रिंज करने पर वो साफ हो जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कार्बन एंड कंपाउंड अच्छे से याद कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए।